हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज आपके लिए हम लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई ऑफिसर की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है साथियों, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। एक पत्र में विषय तुरंत मतलब कहां से लिखा जाता है, जो सब्जेक्ट होता है विषय उसका होता है, कब से लिखा जाता है। ऑप्शन ए है अभिवादन से पहले, ऑप्शन बी है अभिवादन के बाद, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर के बाद, ऑप्शन डी है पत्र की पहली पंक्ति। तो ये पत्र से रिलेटेड प्रश्न है साथियों। तो इसमें पूछा गया है कि पत्र में विषय के तुरंत लिखा क्या जाता है। तो इसमें लिखा जाता अभिवादन से पहले जो है विषय लिखा जाता है। ठीक, अभिवादन से पहले विषय लिखा जाता है कि हाँ किस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, फिर अभिवादन दिया जाता है, डियर सर, डियर मैडम, जो भी लिखा जाए। ठीक, अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। नियमित छुट्टी एक उदाहरण दिया गया है और आपको आंतरिक प्रशासन को निर्देश जारी करने के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, कौन सा पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है अधिसूचना, ऑप्शन बी है मिनट्स, ऑप्शन सी है कार्यालय आदेश, ऑप्शन डी है प्रस्ताव। तो देख लीजिए, जो लोग कहते हैं पत्र से क्वेश्चन बहुत आसान आती है, ये देखिए कितना आसान है। तो इसमें क्या होगा साथियों, ये कार्यालय आदेश है। आंतरिक प्रशासन के निर्देश जारी करने के लिए संचार के माध्यम जो है आप कार्यालय आदेश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कार्यालय आदेश का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है। लिखित रूपों में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक संचार के लिए, ऑफिशियल संचार के लिए, सर्कुलेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कितने संचार माध्यम हैं। तो साथियों ये 11 संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। कितने? 11 संचार माध्यम का। अगला प्रश्न है मित्रों, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन। क्योंकि ये सप्लाई ऑफिसर का पेपर था तो ऑफिसर के तरीके से ये क्वेश्चन भी है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक, केंद्र सरकार के पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। ऑप्शन ए है सर या मैडम, ऑप्शन बी है प्रिय सर या मैडम, ऑप्शन सी है मेरे प्रिय सर या मेरे प्रिय मैडम, ऑप्शन डी है आदरणीय सर या मैडम। तो केंद्र सरकार में जब आप कोई पत्र लिखेंगे तो आप सर या मैडम का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आप अच्छा और अच्छे लगाकर बोलेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, या वाक्यों में प्रयोग करके बोलेंगे। तो वाचाल, बहुत लोग वाचाल होते हैं, वाचाल होते हैं, तो ये पुल्लिंग है। ये कैसा है? पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। और प्रहार किया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। और सर्प जो है, सर्प काटता है, काला सर्प है। और जो है मतलब जब सर्प उसने उसको जैसे राम को सर्प ने काट लिया, तो ये भी जो है पुल्लिंग ही है। तो इसमें स्त्रीलिंग की पहचान करना है। तो कुंडली जो है इसमें स्त्रीलिंग है कि हम आपकी कुंडली बदल देंगे या कुंडली आपकी देखी जाएगी। तो कुंडली जो है ये स्त्रीलिंग है साथियों। अगला प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो नमक मिर्च लगाना ये मुहावरा किस प्रकार का है, इसका अर्थ क्या है साथियों। ऑप्शन ए है तीखा होना, ऑप्शन बी है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी है मसाला डालना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब, जैसे आप कोई बात सुने और उसको, जैसे आपने सुना कि किसी आदमी की कोई दुर्घटना हो गई, तो आप उसको बढ़ा के बता दे जाके दुर्घटना ही नहीं, वो मर ही गया। तो नमक मिर्च लगा के मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न है, सावन हरे न भादो सूखे कहावत का अर्थ बताइए। सावन हरे न भादो सूखे, तो सावन में सब कुछ हरा हरा होता है और भादो में सूखा सूखा होता है। तो इसका इसमें क्या कह रहा है, सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सदा एक समान रहना, ऑप्शन बी है बारिश ना होना, ऑप्शन सी है मौसम का बदलना, और ऑप्शन डी है कभी कभी बदलना। तो सावन हरे ना भादो सूखे का मतलब क्या होता है, ये सदा एक समान रहने की बात की जा रही है कि सदा एक समान रहना। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उस शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द है।
ऑप्शन ए है ऋणी, ऑप्शन बी है उऋण, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, ऑप्शन डी है कर्जदार। तो जो ऋण लिया होता है वो कर्जदार होता है, और जो ऋण चुका दिया होता है उसको उऋण बोलते हैं। जो लिया होता है उसे ऋणी कहते हैं, और वही ऋण जब चुका देते हैं तो उसको उऋण, मतलब आप जो है उऋण हो गए, उसको चुका दिए कर्ज। ठीक, अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए है तूने कहां जाना है, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन सी है शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, और ऑप्शन डी है उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो उसका प्राण पखेरु नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये यहां पर उसके होगा और ये गए होगा, तब जाके ये कहीं सही होगा। और ये पखेरु का अर्थ पूछा गया था किसी परीक्षा में साथियों, तो पखेरु का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक, ये पखेरु उड़ने का मतलब ये समझ लिया, पखेरु उड़ गए यानी कि पखेरु का मतलब पक्षी होता है, इसका अर्थ ही पूछा गया था कि पखेरु का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो पखेरु का अर्थ क्या होता है? पक्षी होता है। और शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये बिल्कुल सही वाक्य है साथियों। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसमें जो अनेकों हैं, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसको अनेकों जब कहीं भी लिखा देख लीजिए तो समझ लीजिए वाक्य जो है यहीं से ही गलत है और कहीं से गलत नहीं है। इसके जगह पर अगर अनेक होता तो ये वाक्य बिल्कुल सही और सटीक होता, शुद्ध होता। ठीक, और तूने कहां जाना है, तो ये इसका शुद्ध क्या होगा? ये होगा तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें या आपको कहां जाना है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें सही है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? इसमें दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक, अच्छा सम श्रुति भिन्नार्थक क्या होता है? जो सुनने में तो समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे दोनों का, इसमें दिन का सम श्रुति भिन्नार्थक पूछा है, तो दिन का मतलब दिन होता है, और इसमें इसका सम श्रुति भिन्नार्थक कौन है? ऑप्शन ए है हीन, ऑप्शन बी है सीन, ऑप्शन सी है दीन, ऑप्शन डी है दान। तो जो है दिन का समश्रुति भिन्नार्थक साथियों क्या है? ये दीन है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है समश्रुति। सुनने में समान, भिन्नार्थक अर्थ उसके भिन्न होते हैं। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब, गरीब या दीनहीन, यही बहुत सताए हुए उसे दीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है साक्षर, ऑप्शन सी है अनपढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? साक्षर होता है। निर का मतलब नहीं होता है अक्षर, जो अक्षर नहीं जानता है। साक्षर मतलब अक्षर के साथ, यानी कि पढ़ा लिखा से साक्षर बोला जाता है। और अक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? क्षर होता है, क्षर। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। इसमें आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है अक्स, ऑप्शन बी है नजरिया, ऑप्शन सी है लोचन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंख का पर्यायवाची होता है साथियों नेत्र, नयन, लोचन, नयन, लोचन। तो इसमें दिया है चक्षु, चक्षु। ठीक, अगला प्रश्न है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है सत प्लस अर्थी, ऑप्शन बी है स प्लस अत्यार्थी, ऑप्शन सी है सत्य प्लस अर्थी, और ऑप्शन डी है सत्ता प्लस अर्थी। तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? सत्य प्लस अर्थी। क्या है? सत्य प्लस अर्थी, सत्य जमा अर्थी। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों? इसमें या से आ निकलता है, और इसमें अर्थी का इसका पहला अक्षर, ये दोनों मिलकर बड़ा आ बनता है। तो समान समान स्वर जो मिलके अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो दीर्घ से ही आप याद रखिए ये दीर्घ संधि है। किस प्रकार की संधि है साथियों? ये दीर्घ संधि है। और ये याद देख के तुरंत यण संधि मत लगाया करिए, इसके भी कंडीशन है। जब दो स्वर व्यंजन मिलकर स्वर दो, जब दो स्वर मिलकर या और ये बनते हैं तब यण संधि होती है, और ये दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है तो ये दीर्घ संधि होगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद चुनिए। ये अंग्रेजी शब्द दिया गया है, इसमें से इसका सही हिंदी अनुवाद क्या है? तो अंग्रेजी शब्द क्या है साथियों? द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। ऑप्शन ए है संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ऑप्शन बी है
जांची हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। ऑप्शन सी है बदली हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, इसका सही क्या है? संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न है, दिए गए अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद चुनिए। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। तो इसका हिंदी क्या है? ऑप्शन ए है इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी है। ऑप्शन बी है इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। और सी है इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया जाएगा। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे, इसका सही क्या है साथियों? इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। कृपण और कृपाण के अर्थ क्या है क्रमशः, यानी कि नंबरिंग से सीरियल वाइज। ऑप्शन ए है धनवान तथा कटार। ऑप्शन बी है कंजूस तथा कटार। ऑप्शन सी है कृपालु तथा कटार। और ऑप्शन डी है कटार तथा कंजूस। तो कृपण का क्या मतलब होता है? कंजूस होता है, माइजर, एकदम कंजूस। और कृपाण का मतलब कटार होता है। तो सही किसमें है? कंजूस तथा कटार। ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है, दिए गए अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद चुनिए। तो इसमें क्या है अंग्रेजी शब्द? हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। ऑप्शन ए है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है। ऑप्शन बी है स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। और ऑप्शन सी है स्वस्थ मन में अस्वस्थ शरीर रहता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये बात बिल्कुल सही भी है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ एक लिखा गया है, समझ लीजिए। तो इसमें इसका सही अनुवाद क्या है? स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन में नहीं, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही उत्तर है। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। अगला है साथियों, इनमें जो है ये एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद बताना है। और शब्द क्या है? ऑथेंटिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन, तो इसका हिंदी क्या है? औद्योगिकरण। ऑप्शन बी है नवीनीकरण। ऑप्शन सी है अमानीकरण। और डी है प्रमाणीकरण। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब कोई चीज आप ऑथेंटिकेट करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये सही चीज है कि नहीं। जैसे कोई अफवाह या न्यूज फैले तो उसको पहले ऑथेंटिकेट किया जाता है संस्थाओं द्वारा कि ये सही है, तब सही है कि गलत है, तब जाके इसको सर्कुलेट करते हैं। तो ये होगा ऑथेंटिकेशन का मतलब प्रमाणीकरण, प्रमाणित करना, इसको जांचना परखना। अगला है, दिए गए अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद चुनिए। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। तो इसका हिंदी पर्याय क्या है या हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए है यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ऑप्शन बी है यह विज्ञप्ति का माध्यम से संसूचित किया जाता है। ऑप्शन सी है यह परिपत्र के माध्यम से संसूचित किया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, इसका सही हिंदी पर्याय क्या है या अनुवाद है? यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, यानी कि सूचना दिया जाता है। ठीक। अगला है, डीओ लेटर का पूर्ण रूप है। ये डू मत पढ़िएगा, हिंदी में ये डीओ लेटर है, पत्र होता है, एक पत्र का एक प्रकार है। डीओ लेटर का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेटर। ऑप्शन बी है डेमी ऑफिशियल लेटर। ऑप्शन सी है मित्रों डियर ऑफिशियल लेटर। ऑप्शन डी है ड्यूल ऑफिशियल लेटर। तो डीओ लेटर का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है मित्रों? ये है डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर। ये फिर से पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी किसी भी पेपर में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? डीओ पत्र अभी जो बताए हैं पीछे, उसमें अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है भाव दिए। ऑप्शन बी है अपना। ऑप्शन सी है आभारी। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? इसमें पहले डैश करके फिर अपना। ठीक। अगला प्रश्न है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? यह भी प्रश्न पत्र से ही रिलेटेड है साथियों।
ऑफिस मेमोरेंडम इस्तेमाल किए जाने वाले सही अभिवादन क्या है? ऑप्शन ए है प्रिय महोदय या प्रिय महोदया, ऑप्शन बी है सर या मैडम, ऑप्शन सी है आदरणीय महोदय या महोदया, और डी है कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम का होता है, इसमें अभिवादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। ये मेमोरेंडम होता है केवल आपको याद दिलाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस, ये थोड़ा कट गया तो हम सही से आपको पढ़ दे रहे हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिकरण लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाएगा? यानी कि आपको औद्योगिक लाइसेंस के नीति में सरकार के निर्णयों के लिए सार्वजनिक घोषणा करना सरकार को एक, कि हाँ ये इस औद्योगिकरण में ये नियम ये रेगुलेशन लागू किए जाएंगे। तो उसके लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा साथियों? ऑप्शन ए है अधिसूचना, ऑप्शन बी है मिनट्स, ऑप्शन सी है कार्यालय आदेश, ऑप्शन डी है प्रस्ताव। तो सरकार किस प्रकार का पत्र लिख के सारी जो है औद्योगिक कंपनी जितने भी औद्योगिक हैं उद्योग हैं उनको सबको बताएगी कैसे? ये अधिसूचना के माध्यम से, यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सबको सूचित करेगी कि ये इसके रेगुलेशन है। ठीक, और कार्यालय आदेश क्या होता है साथियों? ये जब पदोन्नति होता है या जो है किसी का ट्रांसफर होना होता है उसके लिए कार्यालय आदेश लिखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के निर्देश, ये पत्राचार है, पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? विदेशी सरकारों के साथ अगर पत्राचार करना हो, फॉरेन के साथ हमको कोई पत्राचार करना हो, कोई बात करनी हो, तो उसके लिए जारी करने वाला सरकारी कार्यालय कौन सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, और डी है कैबिनेट सचिवालय। तो जब विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार किया जाएगा, इसमें निर्देश के लिए कौन सा मंत्रालय है? ये कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। कौन कौन सा है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों पूर्ति निरीक्षक परीक्षा से इतने ही हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब कल आपके साथ हम कोई और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मित्रों साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।